गुड मॉर्निंग एवरीवन, बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में आप सबका स्वागत है। आज चतुर्भुज के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो हम जानेंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चतुर्भुज चार भुज में भुजा अर्थात जिसमें चार भुजाएं हो, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी समतल पर आकृत हो जिसमें चार भुजाएं हो और गणितीय नियम का पालन करे, उसे चतुर्भुज कहा जाता है। परिभाषा इस प्रकार है, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी उस आकृति को कहा जाता है जिसमें सभी अंतःकोणों का योगफल 360 है तथा बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं चतुर्भुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसमें सभी अंतःकोण एवं बाह्य कोणों का योगफल बराबर होता है अर्थात 360। एक बार पुनः परिभाषा देखिएगा, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति होती है जिसके सभी अंतःकोणों का योगफल 360 अंश एवं सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। सभी अंतःकोणों का योगफल एवं बाह्य कोणों का योगफल आपस में बराबर होता है अर्थात 360 अंश होता है। इसके बाद चतुर्भुज में हम चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। चतुर्भुज के प्रकार में पहला प्रकार होगा हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पहला जो टॉपिक है मेरा चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समांतर अर्थात हम जब रेखाओं की बात करते हैं, रेखाखंड ए बी और सी डी इसका तो रेखाखंड हो तो हम इन्हें समांतर तब कहते हैं जब ए और ए बी रेखाखंड ए बी और सी डी के बीच की जो डिस्टेंस है यह हमेशा क्या हो, सभी बिंदुओं पर एक समान। तो ऐसे हम रेखाखंड को समांतर बोलते हैं। अर्थात ऐसा चतुर्भुज मिलेगा जो समांतर कहलाएगा, कुछ उसकी भुजाओं में ऐसे संबंध होंगे जो समांतर होंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों समांतर चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करते हैं। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने भुजाएं बराबर एवं समांतर। फर्स्ट पॉइंट हुआ समांतर चतुर्भुज का ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर। और सेकेंड पॉइंट होगा प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 अंश। प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 अंश। और नेक्स्ट पॉइंट होगा द्विकर्ण एक दूसरे को अर्धक एवं द्विकर्ण एक दूसरे को अर्धक एवं बराबर न हो, बराबर न हो। ये थर्ड पॉइंट होगा।
विकर्ण एक दूसरे को अर्धक करेंगे तथा बराबर नहीं होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट होगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर और नेक्स्ट पॉइंट होगा कर्मागत कोणों का योगफल 180। नेक्स्ट पॉइंट कीजिएगा कर्मागत कोणों का योगफल 180। ठीक। चतुर्भुज में फर्स्ट पॉइंट था समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें क्या क्या होने चाहिए? आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो, बराबर एवं समांतर हो, प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 अंश हो, विकर्ण एक दूसरे को अर्धक करे एवं बराबर न हो। अर्धक तो करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते कौन? विकर्ण। और नेक्स्ट पॉइंट है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कर्मागत कोणों का योगफल 180 अंश हो। यदि हम फिगर की बात करें, मान लें कि ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर। फर्स्ट पॉइंट के अनुसार आएगा AB इक्वल CD और BC इक्वल AB। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। और एक पॉइंट और आएगा क्या? समांतर। AB समांतर CD और BC समांतर AB। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 अंश, अर्थात कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90। ये पॉइंट हो गया। प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 अंश होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विकर्ण एक दूसरे को अर्धक करें एवं बराबर न हो। इसका मतलब हुआ विकर्ण हमारा क्या है? इसमें AC है और क्या है? BD है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा विकर्ण एक दूसरे को अर्धक करते हैं। मान लीजिए बिंदु O पर विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगी, अर्थात AC डैश नॉट इक्वल, अर्थात बराबर नहीं है किसके? BD के। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट में हुआ AO बराबर OC तथा OD बराबर OB। OD बराबर OB। ये हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर। सम्मुख कोण किसे कहते हैं? कोण A के सम्मुख कोण C, कोण D के सम्मुख कोण B। अर्थात शीर्ष A के सम्मुख जो शीर्ष होगा उसे उसका सम्मुख कोण बोला जाता, अर्थात कोण A के सम्मुख कोण C। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कोण A बराबर कोण C तथा कोण D बराबर कोण B। कोण D बराबर कोण B। सम्मुख कोण आपस में बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मागत कोणों का योगफल 180 अंश। तो कर्मागत कोण किसे बोलेंगे? कोण A का कर्मागत कोण B, कोण B का कोण C, कोण C का कोण D, या कहिए कोण A का कोण D, कोण D का कोण C, कोण C का कोण B, कोण D का कोण A। अर्थात किसी भी रेखाखंड पर स्थित, किसी एक ही रेखाखंड पर स्थित किन्हीं दो कोणों का योगफल क्या होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कोण A प्लस कोण B।
और कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी, और कोण डी सी प्लस कोण डी, कोण सी प्लस कोण डी, तथा कोण डी प्लस कोण ए, कोण डी प्लस कोण ए, और कोण इस प्रकार सभी का योग कितना होना चाहिए? 180। ये हमारे कर्मागत कोण थे। हमने चतुर्भुज देखा दोस्तों। चतुर्भुज में क्या देखा कि 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है, जिसके सभी अंतःकोणों का योगफल 360 है, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितने होंगे? 360 है। और सभी बाह्य कोणों का योगफल कोण ए का बाह्य कोण, इसको आगे बढ़ाया जाए इसे आगे इस प्रकार बाह्य कोणों का योगफल क्या होना चाहिए? 360 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज में एक ऐसा चतुर्भुज होता है, बहुभुज होता है, जिसके सभी अंतःकोण एवं बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। फिर चतुर्भुज के प्रकार में हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ा। इसके बारे में ये जाना जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें क्या होने चाहिए? आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होनी चाहिए। आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर, अर्थात ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, तथा ए बी समांतर हो है सी डी के और बी सी समांतर ए डी के। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 अंश हो, अर्थात क्या होने चाहिए? समकोण होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कोण ए अंतःकोण कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी सभी का मान क्या होना चाहिए? 90 अंश, अर्थात क्या होने चाहिए? समकोण होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विकर्ण एक दूसरे को अर्धक करें। विकर्ण एक दूसरे को अर्धक करें। विकर्ण की बात करें, विकर्ण एसी है और विकर्ण क्या है? बीडी है, अर्थात ए ओ विकर्ण एसी और बीडी ओ बिंदु पर प्रक्षेप कर रहे हैं एक दूसरे को, अर्थात ए ओ सी क्या होने चाहिए? आपस में बराबर हो। ओ बी और ओ डी क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। विकर्ण एक दूसरे को अर्धक तो करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं समांतर चतुर्भुज में, अर्थात ए सी बराबर बी डी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण ए के सम्मुख कोण सी आपस में बराबर होंगे, अर्थात कोण ए बराबर कोण सी, और कोण बी के सम्मुख कोण डी आपस में बराबर होंगे, अर्थात कोण बी बराबर कोण डी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कर्मागत कोणों का योगफल 180 अंश होगा, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, या फिर कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। ऐसा क्यों? कोण ए प्लस कोण बी बराबर हम कह रहे हैं 180 अंश, कोण ए प्लस कोण बी बराबर हम कह रहे हैं 180 अंश, और ये भी कह रहे हैं कर्मागत कोण, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। देखिए कोण ए तो दोनों में है, लेकिन बी और डी कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। और क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, अर्थात डी के स्थान पर डी को लिखा जा सकता है या डी के स्थान पर डी को लिखा जा सकता है, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, और कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180। हम समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज से संबंधित ये परिभाषा तथा इसके रूल समझ में आए होंगे। इससे संबंधित कुछ और फार्मूले आगे हम ट्राई करते हैं। आज समांतर चतुर्भुज में देखेंगे हम समांतर चतुर्भुज का परिमाप, क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला और कैसे
निकालते हैं एक दूसरे को। देखिए कोई भी आकृति होती है समतल पर, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं की माप। अर्थात हमारे पास समांतर चतुर्भुज था ए बी सी डी, अर्थात हम सभी भुजाओं की यदि माप ले लें तो हमारा इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप कहलाएगा। और हम मान लें हमने ये पढ़ा कि समभुज भुजाएं आपस में बराबर होती है, अर्थात ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, अर्थात हम ए बी भुजा और सी डी भुजा की लंबाई को ए इकाई मान लिया, स्मॉल ए इकाई, बी सी भुजा और ए डी भुजा को स्मॉल बी इकाई मान लिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा सभी भुजाओं की माप समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होना चाहिए, सभी भुजाओं की माप क्या है, सभी भुजाओं की माप है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, सभी भुजाओं की माप हो गई। भुजाएं क्या क्या है, ए बी का मान स्मॉल ए और बी सी का मान स्मॉल बी और सी डी का मान स्मॉल ए और डी ए का मान स्मॉल बी। हमने सबका योग कर लीजिए, स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए हमने बीजगणितीय रूप से जाना है, दो समान चरों को आपस में या अंकों को जोड़ना है, ये हो गया 2a प्लस b 2b, यहाँ से हम दो को या सामान्य a प्लस b, अर्थात हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो किन्हीं दो संलग्न का मतलब हो गया ए बी और सी डी, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के योगफल के दुगने के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, किन्हीं दो भुजाओं के संलग्न भुजाओं के योगफल के दुगने के बराबर होता है। ये हो गया परिमाप। अब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए क्षेत्रफल क्या होगा समांतर चतुर्भुज का, इसे हम याद करेंगे। देखिए हमने एक भुज पढ़ा था जब पिछली कक्षा में, तो त्रिभुज अगर ए बी सी डी होता था, यदि हमें इस त्रिभुज की ऊंचाई मालूम हो जाती थी तो हम क्षेत्रफल निकालते थे, और क्षेत्रफल निकालते थे तो ये कहते थे कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर होता था त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यदि हम इस समांतर चतुर्भुज की बात करें तो यदि हम इसे यहाँ से मिला दें विकर्ण को, तथा या विकर्ण को न मिलाया जाए, तब भी हम ये माने कि हमारी जो ये भुजा है CD, इसकी ऊंचाई क्या है, h1 है, और जो हमारी AB या CD है, इसके बीच की जो ऊंचाई है वो h2 है। इस प्रकार मान लें यदि इन दो समांतर भुजाओं की ऊंचाई BC और AB के बीच की h2 है दूरी, AB और CD के बीच की दूरी h1 है, अर्थात ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कहलाएगी। तो यहाँ से हम देखें कि क्या होता है, यहाँ त्रिभुज में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता था। इस समांतर चतुर्भुज में देखें यदि हम यहाँ से विकर्ण को मिलाएं तो हमारा ये समांतर चतुर्भुज दो बराबर त्रिभुजों में बंट जाता है। दो बराबर त्रिभुजों में जब बंट जाता है तो अगर हम 1/2, दो त्रिभुज हो गया तो 1/2 गुणे 2, 1/2 से 2 कैंसिल होता, आधार गुणे ऊंचाई।
तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आता है वो क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि 2 × 1/2 कैंसिल होता है जो त्रिभुज होने के कारण, बचता क्या है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब इस समांतर चतुर्भुज में देखा जाए, यदि हम AB को आधार मान लें तो ऊंचाई h1 होगा, अर्थात AB की लंबाई a गुणे h1 कह सकते हैं। दूसरी बात ये कह सकते हैं इसी के बराबर होगा, यदि हम आधार को BC मान लें तो हमारी BC की लंबाई स्मॉल b और ऊंचाई क्या हो जाएगी, BC और AD के बीच की दूरी h2, अर्थात हम कह सकते हैं a × h1 बराबर b × h2। जो भुजा हम ले रहे हैं, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी प्लस उसका आधार का गुणनफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसके बाद एक फार्मूला और होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, वो क्या होता है, किस कंडीशन में ज्ञात करते हैं, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। जब इस समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं अर्थात BC और CD ये संलग्न भुजाएं हो गई और इसके बीच का B का AC जब हमें ज्ञात हो, तब हम क्षेत्रफल का फार्मूला दूसरा लगाते हैं। वो क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस कंडीशन में जब समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ज्ञात हो तथा उनके संलग्न भुजाएं ज्ञात हो तथा उनके मध्य का विकर्ण का मान ज्ञात हो। देखिए, यदि हमारा कोई समांतर चतुर्भुज है, उसकी दो संलग्न भुजाओं का मान ज्ञात हो जाए, अर्थात उसकी संलग्न भुजाएं, अगर हम इसमें देखें संलग्न भुजाएं BC का मान स्मॉल b मालूम है और संलग्न भुजाएं CD है, CD का मान स्मॉल a मालूम है और इसके बीच का विकर्ण AD का मान AC का मान मालूम हो, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, संलग्न भुजाएं ज्ञात हो और विकर्ण ज्ञात हो। इसका मतलब क्या हुआ, इससे कैसे निकाल सकते हैं हम, इस विकर्ण को यदि हम स्मॉल d मान लें, विकर्ण की लंबाई को क्या मान लें, स्मॉल d मान लें, ये B है ये A है, तो हमारा ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज कैसा बना, त्रिभुज बन गया हमारा CDA। त्रिभुज की बात करें तो CD बराबर स्मॉल a, DA बराबर स्मॉल b और AC बराबर स्मॉल d। कैसा त्रिभुज बना, विषमबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि सभी भुजाएं त्रिभुज की अलग अलग है, इसलिए ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज हुआ, विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग है, इसलिए त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाया। अर्थात CD स्मॉल a है, DA स्मॉल b है और AC स्मॉल d है। हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। क्या होता था, हम वहां से यश निकालते थे, यदि हमारा कोई त्रिभुज ABC विषमबाहु होता था जिसकी माप स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c होती थी, तो हम स्मॉल यश पर निकालते थे a + b + c/2। यश को क्या बोला जाता था, वहां पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोला जाता था। अर्ध परिमाप क्या होता था, त्रिभुज की
सभी भुजाओं का योगफल बटे 2। सभी भुजाओं के योगफल का अर्धक ही त्रिभुज का विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध प्रभाव कहलाता था। और वहाँ क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हम एक फार्मूले का यूज करते थे। उस फार्मूले का क्या नाम दिया जाता था? तीनों सूत्र। उस तीनों सूत्र में क्या होता था? यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ठीक उसी प्रकार आगे इस समांतर चतुर्भुज की जब दो संलग्न भुजा ज्ञात हो और उसका एक विकर्ण ज्ञात हो, तो सभी भुजा दो संलग्न भुजाएं ज्ञात है, विकर्ण ज्ञात है, तो यहाँ से चतुर्भुज जो बनेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्ध प्रभाव निकालेंगे। अर्ध प्रभाव हमारा क्या होगा? यस बराबर होगा a प्लस बी प्लस डी बाई 2, क्योंकि हमने विकर्ण को क्या माना? स्मॉल डी माना है और संलग्न भुजाओं का मान स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल डी बाई 2 अर्ध प्रभाव हो गया। तो वहां से इसका क्षेत्रफल क्या आ गया? अंडर रूट हो गया, अंडर रूट हो गया। क्या होगा? यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस बी। विकर्ण का मान स्मॉल डी है, लेकिन सपोज करिए, देखिए फिगर में ये हमारा क्या है? एक त्रिभुज बन रहा है, आधा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधा बच रहा है, तो आधे के लिए क्या करेंगे? यहाँ से 2 से गुणा कर दिया जाएगा। अर्थात समांतर चतुर्भुज की जब दो संलग्न भुजाएं ज्ञात हो और उनका मध्य का विकर्ण का मान दिया गया हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 टाइम्स, मतलब 2 गुना अंडर रूट यस इंटू यस माइनस सी यस माइनस बी यस माइनस डी। और जहाँ पर स्मॉल यस क्या है? a प्लस बी प्लस डी बाई 2, अर्थात दो संलग्न भुजाओं का योगफल, दो संलग्न भुजाओं और उनके मध्य के विकर्ण का योगफल का अर्धक क्या है? स्मॉल यस है और स्मॉल डी क्या है? दो संलग्न भुजाओं के मध्य का विकर्ण है। इसके बाद इसका एक और फार्मूला होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का। वो किस कंडीशन में प्राप्त होता है? हमें जब दो संलग्न भुजाएं समांतर चतुर्भुज की दी गई हो और उनके मध्य का कोण का मान दिया गया हो, इस कंडीशन में हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का दूसरा फार्मूला लगाते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज था और संलग्न भुजाओं में बी सी और सी डी, और इस संलग्न भुजा के मध्य का कोण अल्फा हो। यदि अल्फा हो, संलग्न भुजाओं के मध्य का कोण अल्फा हो, उस कंडीशन में हम समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वो इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। क्या है? जब किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के मध्य के कोण का मान अर्थात अल्फा, जो कुछ भी मान हो, अल्फा बीटा गामा थीटा, अल्फा का मान ज्ञात हो तब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? उन दोनों भुजाओं के गुणनफल, जो संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न भुजाओं के मान के गुणनफल अर्थात ए बी सी गुणे सी डी क्या होगा? बी सी गुणे सी डी, संलग्न भुजाओं के गुणनफल बी सी गुणे सी डी। और क्या होगा? जो अल्फा का मान दिया गया, ये अल्फा वो किसके बराबर होगा? किसका गुणज होगा? साइन अल्फा,
BC गुणे CD साइन अल्फा। तो यहाँ से BC का मान क्या है? BC का मान स्मॉल b है, स्मॉल b गुणे साइन अल्फा, अर्थात हम कह सकते हैं AB साइन अल्फा। इस प्रकार से हमने देखा समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, परिमाप का शोध तथा समांतर चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार से निकाले जा सकने वाले सूत्रों से क्षेत्रफल के सूत्र। तो आज सभी प्रकार के क्षेत्रफल से निकलने वाले सभी प्रकार के सूत्रों से क्षेत्रफल निकलने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बताया गया। नेक्स्ट डे जब क्लास होगी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। ओके, थैंक यू।